हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एजुकेशन विद एमके गौतम में आपका स्वागत है। आज जो भी मेरा सीरीज हुआ था, इससे पहले मौर्य वंश के बारे में हमने बताया था कि मौर्य वंश किस तरह से अपने जन्मोत्सव पर पहुंचा और किस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और किस तरह से उन्होंने अपने जो है अलग अलग राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया और किस तरह से उन्होंने युद्ध करके घनानंद को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पहले की कड़ी में हमने देखा कि कुछ अच्छी तरीके से हमने पढ़ने की कोशिश की चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने अच्छी विशेष तरह से समझा। और उसके बाद हमने देखा था कुछ प्रशासन के बारे में, जो प्रशासन किस तरह से आया और किस तरह से उन्होंने प्रशासन के तौर पर अपने राज्य को मिलाया और किस भारी संख्या में जो भी घनानंद के जो सेना थे उनसे तिहाई गुना जो सेना जो है मौर्य वंश में था, तो किस तरह से उन्होंने साम्राज्य को विस्तार किया और किस तरह से उनकी अच्छी प्रशासन व्यवस्था थी, उनको हमने देखा। आज के हम सीरीज में देखेंगे मौर्य वंश के जो थर्ड पार्ट है उसमें कला के बारे में, जो वस्तु कला है, लोक कला, उसके बारे में हम देखने समझेंगे। और उसके जो भी प्रश्न आते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से, जो कि यहाँ से जो प्रश्न वो अधिक मात्रा में आते हैं, क्योंकि जब आप जाइएगा मतलब कि कोई भी एग्जाम पीटी में, तो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बेसिक क्वेश्चन आते हैं, चंद्रगुप्त किस वंश से थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अभिलेखों का निर्माण किया, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जो बेसिक तौर पर आएंगे। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े डीप क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि इसके बारे में आपको जानकारी रहना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ की जो जानकारी है तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको याद भी नहीं होंगे, या कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आपको याद रहना बहुत ही अति आवश्यक है। तो इन प्रश्नों को आप देखेंगे और कुछ अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो मौर्य कला का मतलब है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने देखा था, अभिलेखों के बारे में, पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में, तो अभिलेखों के हमने बारे में देखा था और अभिलेखों को हमने बताया था कि अभिलेख का किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होती है, अभिलेखों से या वस्तुकला से। उसी प्रकार जो है मौर्य वंश को वास्तविक वस्तुकला का संस्थापक तौर पर माना जाता है। क्योंकि हुआ क्या कि जब सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ कला आए, लेकिन जो मौर्य वंश में व्यवस्थित तौर पर विकास इनका लगातार होते चला गया। जैसे कि हमने कहा कि मौर्य वंश में लगातार जो है कला का जो है व्यवस्थित विकास हुआ, मतलब कि मौर्य वंश में लगातार व्यवस्थित विकास होते रहा। अगर बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश का जो है शिलालेख का निर्माण सबसे ज्यादा मात्रा में अशोक के समय में हुआ। मतलब कि अगर शिलालेख का अगर श्रेय अगर माने तो अशोक को माना जाता है, क्योंकि अशोक ने शिलालेख का निर्माण किया और शिलालेख को उन्होंने बताया कि सीधे तौर पर प्रशासन के बारे में बताया, कुछ धर्म पात्रों के बारे में बताया। तो टोटल जो अभिलेख थे वो 16 अभिलेख थे या शिलालेख कहिए। 7 स्तंभ थे, स्तूप थे, राजप्रसाद था, स्तूप था। तो इस प्रकार से हमने कला को अलग अलग भागों में बांटे हैं और अलग अलग जो पॉइंट होते हैं महत्वपूर्ण उनको देखेंगे। ठीक है, तो 14 टोटल जो है 14 शिलालेख या अभिलेख हुए। अगर बात करें शिलालेख की या अभिलेख की, तो उनको 3 भागों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख 14 थे और स्तंभ लेख जो है आपको 7 थे, जो 6 स्थानों से मिलता है, जो हम आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। जो टोटल शिलालेख थे 14, जिसमें की खोज इसकी अगर बात करें तो 1750 में पादेती पेंथेलर ने इसको खोजा था, 1750 ईस्वी में। ठीक है, तो शिलालेख को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो पादेती पेंथेलर ने। ठीक है, जो महत्वपूर्ण शिलालेख थे 14, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं जो कि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। जैसे कि हम बात करें प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। प्रथम शिलालेख में कहा गया कि पशु को बलि देना एक दुष्टापूर्ण प्रभाव है, इनको नहीं करना चाहिए, एक गलत तौर पे जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। दूसरा जो है विदेश में धर्म प्रचार और मनुष्य, मतलब कि विदेशों में जैसे जैसे धर्म प्रचार की अगर बात करें धर्म प्रचार की, तो हमने देखा था किस तरह से थे अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा को अपने शिलालेख के द्वारा मतलब कि उनको प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा और श्रीलंका में जो उपहार के तौर पर पीपल वृक्ष दिया। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो भी शिलालेख हैं उनको प्रचार किया और शिलालेख का निर्माण किया, और सीधे सीधे तौर पर कहें तो उन्होंने धर्म को प्रचार के तौर पर माना। और शिलालेख का विशेषता निर्माण किया जाता है
कि जनता और राजा के बीच के जो संबंध थे उनको सीधे तौर पर समझाना। ठीक है, तो विदेश में जो धर्म प्रचार हुए और मनुष्य पशु और जो चिकित्सा के संबंधी जो है दूसरा जो है शिलालेख में बताया गया। चौथा शिलालेख में भरी घोष, मतलब कि जो भी मतलब कि भरी घोष का मतलब कि हत्या करना, गलत काम करना, उनको छोड़कर उन्होंने धर्म को बताया कि आप धर्म प्रचार कीजिए और भेड़ी घोष को छोड़ दीजिए। पांचवा जो है वो धर्म महापात्रों की नियुक्ति, मतलब धर्म को प्रचार करने के लिए अशोक ने अलग अलग महापात्रों की नियुक्ति की थी। उन्होंने कहा गया कि अलग अलग आप राज्य में जाइए और हमारे जो धर्म है, जो हम बौद्ध धर्म थे, उनको प्रचार करिए। लेकिन अगर यहाँ अगर विशेष तौर पर बात करें अशोक के बारे में या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि किसी भी राजा के बारे में मौर्य वंश में, तो अशोक का अगर विशेष तौर बात करें तो अशोक ने कहा है कि हम अशोक के अगर बारे में जाने तो उन्होंने सब धर्म को एक माना, नैतिकता के तौर पर आगे बढ़ाते चले गए और सब धर्म को फलने फूलने दिया। और जो विशेष तौर पर अगर माने तो हमने बताया था कि बौद्ध धर्म जो है बाद में जाके कलिंग युद्ध के बाद वो अपना लेते हैं। अगर छठा अभिलेख में अगर बात करें शिलालेख में, तो जन मामलों में प्रशासनिक, मतलब जो भी जन होते हैं, उनके जो प्रजा होते हैं, उनके जो प्रशासनिक सुधार होते हैं, वो छठा अभिलेख में वर्णन है। सातवां और आठवां अभिलेख में तीर्थ यात्रा का उल्लेख है, जो कि बसों अलग अलग तीर्थों पर अलग अलग जगह पर गए धर्म प्रचार करने के लिए, उनका उल्लेख जो है सातवां और आठवां अभिलेख में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 13वां अभिलेख, ये सबसे इंपोर्टेंट और VBI क्वेश्चन के तौर पर ये आ सकता है। ठीक है, ये VBI हम मानेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि कलिंग युद्ध या हृदय परिवर्तन किस अभिलेख में है या कितने अभिलेख में, तो वो 13वां अभिलेख में है। ठीक है, 13वां शिलालेख में जो है इनका वर्णन है कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन। जो भी महत्वपूर्ण अभिलेख है वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हमने अभिलेख बताया जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। 14 पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने उतना ही लिखा है जो आप एग्जाम ऑफ व्यू से समझ सके। इनका जो भी मतलब शिलालेख थे वो पत्थर के बने हुए थे। इनको अगर बात करें तो अलग अलग जो है भाषा में थी। जैसे अगर भाषा की बात करें तो हमने महत्वपूर्ण पॉइंट में बताया है कि शिलालेख पर जो है ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइका और ग्रीक लिपि में इनका वर्णन मिला है। मतलब अलग अलग जगहों पर जो है ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइका और ग्रीक जो है लिपियों में इनका वर्णन प्रयोग मिला है। ठीक है, अगर बात करें शिलालेख का पहली बार मतलब पढ़ने में सफलता मिली है वो 1837 में जेम्स प्रिंसपे को, मतलब 1837 में सर्वप्रथम अगर बात करें शिलालेख पढ़ने में तो जेम्स पृथ्वी को उन्होंने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था पहली बार। ठीक है, तो शिलालेख पर जो ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइका, ग्रीक इन लिपियों का प्रयोग मिला है। अगर बात करें अरमाइका और ग्रीक की, तो यह जो अरमाइका और ग्रीक है यह भारत के अलग क्षेत्र में जैसे कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में इनका प्रयोग मिला है। अफगानिस्तान के क्षेत्र में इनका प्रयोग मिला है ग्रीक और अरमाइका लिपि का। ठीक है, इसको बात को आप ध्यान में रखिएगा। भारत के उत्तर के क्षेत्र पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि का प्रयोग मिला। ठीक है, भारत के जो उत्तरी क्षेत्र थे पाकिस्तान के क्षेत्र, वहां पर जो है खरोष्टी लिपि का प्रयोग मिला है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि खरोष्टी लिपि किस तरह से लिखा जाता है, तो दायां से बायां की ओर यह लिखा जाता है, मतलब कि दायां से लेकर बायां की ओर लिखा जाता है। सबसे ज्यादा जो हम अगर शिलालेख की बात करें तो उनमें ब्राह्मणी लिपि का जो है सबसे ज्यादा अभिलेख मिला है, वो भारत के मध्य क्षेत्र से मिला है, जिनका जो है लिखा जाता है बायां से दायां लिखा जाता है। ठीक है, ब्राह्मणी का मतलब होता है बायां, तो इस बात को आप याद करिएगा, ब्राह्मी मतलब बायां। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि यह शिलालेख से है, लोक कला से है, इनको आपको ध्यान में रखना बहुत ही अति आवश्यक है। तो ब्राह्मणी लिपि का जो प्रयोग है बायां से दायां और खरोष्टी लिपि का दायां से बायां, और जब से सबसे ज्यादा जो अभिलेख है वो ब्राह्मणी लिपि में मिला है। शिलालेख का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने स्तंभ का भी निर्माण कराया। स्तंभ का निर्माण अगर बात करें तो यह मतलब इसके बारे में अगर जानकारी हम समझना चाहें तो यह अशोक का जो स्तंभ है वो एकास्म पत्थर, मतलब एक ही तरह के पत्थर के बनाए गए और चुनार और बलुआ पत्थर का उपयोग इसमें किया जाएगा। यह एक सुंडाकार की तरह से रहता था। जो स्तंभ लेख है जो कि सब धर्म प्रचार में इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। यह 6 स्थानों से मिला है। ठीक है,
और 6 स्थानों से मिला है, और सबसे ज्यादा बिहार से इनका जो है स्तंभ लेख सबसे ज्यादा मिला बिहार से, जो कि हम देखेंगे कि किस तरह से रामपुरवा चंपारण जिले में बिहार से मिला है। और दिल्ली का टोपरा, दिल्ली जो है दिल्ली का टोपरा इसलिए कि टोपरा का जो जोपड़ा में जो शिलालेख मिला है उनको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली इसको मंगवा लिया, मतलब दिल्ली से टोपरा मंगवा, मतलब टोपरा से दिल्ली मंगवा लिया। ठीक है, जो मेरठ है वो मेरठ में जो है उनको भी मेरठ में मंगवाया कौन, फिरोज शाह तुगलक ने। लोरैया नंदगंडन और लोरैया अरेराज जो है यह चंपारण जिला के बिहार में है। प्रयाग जो है यह जो है स्तंभ लेख यह कौशाम्बी में पहले था, इनको प्रयागराज में लाया गया अकबर के शासनकाल में। यह प्रयाग मतलब इलाहाबाद में किला में लाया गया कौशाम्बी। तो इसका क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौशाम्बी से किन स्तंभ लेख को प्रयाग लाया गया और किस राजा ने लाया, तो अकबर ने लाया और इलाहाबाद किले में इनको रख दिया, स्थापित कर दिया। लोरिया अरेराज यह चंपारण जिला में बिहार में है, और लोरिया नंदनगंड यह एक चंपारण जिला में है बिहार में। मेरठ में जो है लाया गया, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। टोपरा से दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, तुगलक के शासनकाल में। और रामपुरवा की हम बात करें तो 1872 में यह खोजा गया और करलायल ने खोला। ठीक है, करलायल ने इसे खोजा। कुछ नाम होते हैं ना ऐसे कि पढ़ने में थोड़ा दिक्कत। करलायल ने खोजा। तो यह जो रामपुरवा है चंपारण जिला में 1872 में खोजा गया। कल्लायल के द्वारा खोजा गया, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है वह रुमिनदेई लुम्बिनी में। जब लुम्बिनी में जब प्रचार करने गए अशोक, तो वहां रुमिनदेई है, छोटा स्तंभ लेख है, जो कि टैक्स सुधार से संबंधित है और सबसे छोटा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कौशाम्बी में एक अभिलेख है जो कि रानी का अभिलेख उसे कहा गया है। कौशाम्बी में एक अभिलेख है जिसे रानी का अभिलेख कहा गया है। ठीक है दोस्तों, कौशाम्बी में अभिलेख है जिसे रानी का अभिलेख कहा गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे हमने बताया गुहा अभिलेख, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि गुहा अभिलेख का मतलब होता है कि जो भी स्थान स्थल हो, एक तरह से माना जाए। जैसे कि हम बताएं कि बराबर की पहाड़ियों में काट कर मतलब अजीबकों के लिए निवास स्थल बनाया गया। किसने बनाया? तो अशोक ने बनाया, जो निवासियों के लिए। ठीक है, बहुत इसके जो मतलब कि अशोक के जो पुत्र थे, वो दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों में काटकर गुफा का निर्माण कराया। ठीक है, तो यह जो निर्माण जो है अलग अलग तरह से उन्होंने करवाया। और एक मतलब अजीबकों के लिए जो महर्षि कुछ गौशाल के अजीविक संप्रदाय थे, उनके लिए अशोक ने बनवाया। और पुत्र दशरथ ने 2 नागार्जुन पर्वत में गुफा निर्माण करवाया। ठीक है, स्तूप की बात करें तो स्तूप जो है ईंटों का बना हुआ था। ठीक है, यह सांची का स्तूप जो कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है, जो विदिशा जिला में है। और भरूच का स्तूप जो कि सतना जिले में है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यह दोनों अभिलेख, दोनों स्तूप की बात करें तो दोनों स्तूप यह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यह एमपी में है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए, एमपी, यह भी एमपी में है। भरूच स्तूप, सांची स्तूप। स्तूप का मतलब क्या होता है? जब महात्मा बुद्ध बौद्ध सभा कर रहे थे तो आनंद जो उनके शिष्य थे, उन्होंने बौद्ध सभा जब कर रहे थे तो आनंद उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा आनंद को, महात्मा बुद्ध ने, कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो इसी स्तूप की तरह हमें दफना देना या अवशेष वहां। तो स्तूप को अगर सही तौर पे माने तो स्तूप को इस मतलब कि पवित्र जो स्थल होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, यहाँ उन्हें दफनाया जाता है, तो स्तूप उन्हें कहा जाता है। जो कि स्तूप की अगर बात करें कुछ ऐसे तरह से होते हैं, देखिए आप देखेंगे कुछ चित्र में। ठीक है, कुछ ऐसे तरह से चित्र होते हैं। ठीक है, तो ऐसे तरह से चित्र होता है। यह जो चित्र होते हैं स्तूप की बात करें तो स्तूप जो है ईंटा का बना हुआ था। और इसमें जो ऊपर वाला जो ये है, यह चंद अशोक के काल मतलब कि मौर्य वंश के काल में लकड़ी का था।
मौर्य वंश काल में लकड़ी का, और अगर शुंग वंश की बात, जिस तरीके से हमने बताया कि मौर्य वंश जो है, इस जो ऊपर वाला है ये लकड़ी का, और यह जो शुंग वंश के ने इसको पत्थर को बना दिया। तो ठीक जब हम आगे देखेंगे तो शुंग वंश ने इन्हें पत्थर को बना देता है, मौर्य वंश के लकड़ी, मौर्य वंश काल में यह लकड़ी का रहता है। तो यह बेसिक तौर पर अगर बात करें तो नीचे का जो ढांचा रहता है वो ईंटों का रहता है। तो जो सांची का जो स्तूप है, हमने बता रहा है कि जो एमपी में है, एमपी में, और यह जो है भरूच का स्तूप लेप जो है एमपी में, यह विदिशा जिला में है, यह सतना जिला में। इनका जो स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक ने किया था। इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, और यह जो अभिलेख में सातवां सबसे बड़ा अभिलेख है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जो सातवां जो अभिलेख है सबसे बड़ा है, लगभग 84,000 धर्मों का प्रचार करने के लिए जो अशोक थे, उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। स्तूप का मतलब होता है कि पवित्र स्थलों का जो है अवशेष वहां मतलब रखना, वह स्तूप कहलाता है। लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। राजप्रसाद की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है राजप्रसाद के तरह से हम कह सकते हैं। तो राजप्रसाद जो है महल की तरह था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो पाटलिपुत्र में इनका मिला है, और यह 80 स्तंभों का था। जो स्तंभ होता है महल का, और नीचे का जो स्तंभ होता है वो 80 मिला, जिसमें 80 जो भी 80 स्तंभ थे वो पत्थर के थे, और नीचे का फर्श जो है पक्की थी, और ऊपर का जो छत था वो लकड़ी का था। ठीक है, तो लकड़ी का था। लोक कला की बात करें तो लोक कला का मतलब होता है कि कोई मनुष्य कोई जगह पर खुद अपने कला का विस्तार करता हो, या कोई अपने खुद से विस्तार करता हो, उसको लोक कला कहेंगे। यक्ष अक्षिणी का मूर्ति मिला है दीदारगंज पटना से, दीदारगंज पटना से। ठीक है, इसको बात को ध्यान रखेगा, दीदारगंज पटना से यक्ष अक्षिणी का मूर्ति मिला। वहीं पर एनपीडब्ल्यू का जो है उत्तरकाली पोलिस मृदभांड का जो है साक्ष्य जो है वो मिला है दीदारगंज पटना से। और यह यक्षी का मूर्ति मिला है दीदारगंज पटना से। क्वेश्चन आ सकते हैं कि दीदारगंज में कौन सा मतलब की मूर्ति मिला है, तो यक्षिणी का मूर्ति मिला है। और यक्षिणी का मूर्ति कहां से मिला है, तो पटना के दीदारगंज से। ठीक है, तो धर्म यात्रा की अगर बात करें तो उन्होंने 10 वर्ष जो है बोध गया में धर्म का प्रचार किया, और 20 वर्षों तक उन्होंने रुमिनदेई, जो कि हमने बताया कि टैक्स से सुधार से संबंधित है, और सबसे छोटा अभिलेख के तौर पर है जो कि लुम्बिनी में है। ठीक है, अगर धर्म यात्रा की क्रम की बात करें तो यह क्वेश्चन में आता है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। गया, कुशीनगर जो बौद्ध का मृत्यु हुआ, उसके बाद उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद जो इसका जो जिला था वो कपिलवस्तु, और सारनाथ जहां प्रथम उपदेश दिए, और श्रावस्ती जहां उन्होंने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, बराबर इसको एक बार नहीं 2 बार इसको रिपीट कीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। और जो फैक्ट है उन्होंने एग्जाम और व्यू से मैंने बताने की कोशिश की थी, और जो आपको समझना है वो आप बुक से समझ सकते हैं। ठीक है, तो श्रावस्ती जो है, तो उसके बाद सारनाथ, कपिलवस्तु। तो इस तरीके से आपको याद करना, ये ऐसे रहेगा क्रम में कि गया के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के सारनाथ, और सारनाथ के बाद श्रावस्ती। इस तरीके से इनका क्रम रहेगा। ठीक है, तो शिलालेख का हमने बताया कि 1837 में जेम्स पीस में ब्राह्मणी लिपि ने बताई, ये तो फैक्ट हमने बता दिया। और ये जो होता है ये सब दोनों याद रखेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार आ सकते हैं कि खरोष्ठी लिपि किस तरह से लिखा जाता है, तो दायां से बायां, और ब्राह्मणी लिपि किस तरह से लिखा जाता है, तो बायां से दायां। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे फैक्ट हैं इनसे कि आप बुक से भी देख सकते हैं, और नहीं तो आप इनसे अगर आप देख के जाते तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फैक्ट है उनको हम देखेंगे। मौर्य वंश का जो भी स्थानीय उनकी भाषा था वो पाली थी, और जो मौर्य वंश का जो चिन्ह था वो था मयूर का चिन्ह। ठीक है, मयूर का चिन्ह था, और जो कि उनकी स्थानीय भाषा थी, आम भाषा थी, वो पाली। ठीक है, और मौर्य काल में जो उच्च शिक्षा का केंद्र था वो तक्षशिला। ठीक है, और प्रथम पृथक, ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में आते हैं कि प्रथम पृथक शिलालेख में क्या लिखा है, या आएंगे कि इसमें क्या मतलब कि वर्णन है, तो सभी मनुष्य मेरे बच्चे, इनका जो वर्णन है वो प्रथम पृथक शिलालेख में इनका वर्णन मिलता है। मतलब
सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यह किस अभिलेख में मिलता है? तो यह प्रथम शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने हमने देखा कि 80,000 जो यहाँ पे अगर बात करें तो 80,000 स्तूप का जो निर्माण अशोक ने करवाया था। और अशोक ने जो है 84,000 मतलब 84,000 स्तूप का जो निर्माण अशोक ने करवाया था। इनका वर्णन जो है बौद्ध धर्म के साहित्य और लिपियों में इनका वर्णन मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो लिपि है उनका प्रयोग ब्राह्मणी लिपि में किया है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और जो भी फैक्ट है उनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा और बराबर इसको देखिएगा तो आपको ज्यादातर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर समझ में आया तो उसको मतलब कि इसको नोट कीजिए और इसको नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके इसको बराबर देखते रहिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट कर से हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि फिर इसको बताने की। तो आपके लिए जो भी होगा हम करेंगे, लेकिन आपको कुछ करके दिखाना है। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो पसंद आने के बाद शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि जब भी आप शेयर करते हैं या लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ने के बाद मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो भी फैक्ट है वो मैं कम से कम समय में बताने की कोशिश करता हूँ। अगर बेसिक तौर पे अगर जानूं या स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँ तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन अभी एग्जाम का समय चल रहा है तो आप कुछ फैक्ट को समझिए और फैक्ट को समझने के बाद आप बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अगर वीडियो के माध्यम के और देखने के माध्यम से और सुनने के माध्यम से अगर आप समझते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।